औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो के चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ की लास्ट टॉपिक हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस हम इसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में यरकान कहते हैं। हेपेटाइटिस बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। हेपेटाइटिस हेपेट मीन लीवर, इटीज मीन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं सोजिश। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारी ब्लड वेसल फट जाती है और उसके अंदर पस जमा हो जाती है, तो ये भी किस में आएगा? इन्फ्लेमेशन में आएगा। इन्फ्लेमेशन मीन्स सोजिश। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लीवर के अंदर जो सोजिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में भी इटीज आया हुआ है, तो ये भी क्या है? ये इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारी है, यानी कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है आर्थराइटिस। ये क्या होती है? जोड़ों में होने वाली बीमारी होती है। ये भी किसकी वजह से होती है? इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से होती है, इन्फेक्शियस काज करने वाले वायरसेस की वजह से होती है। तो ये क्या है? जोड़ों में होने वाली बीमारी है। जोड़ों में होने वाली बीमारी। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हेपेटाइटिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। हेपेटाइटिस, हेपेट मीन्स लीवर, इटीज मीन इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फेक्शियस क्या है? बीमारी है, डिजीज़ है। हेपेटाइटिस या अब इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी? हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। अब हमने बात कर ली कि हेपेटाइटिस क्या होता है। अब इसकी काजेज क्या होती हैं, यानी कि किस वजह से होती हैं? तो ये वायरल डिजीज़ की वजह से होती हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से भी होती हैं, ड्रग्स की वजह से भी होती हैं। टॉक्सिक मटेरियल जहरीले मादे, ड्रग्स या हमारे पास अद्वियात भी हो सकती हैं, और दूसरी नशा भी हो सकता है। तो अब इसकी सिम्पटम्स क्या हैं? तो अब इसकी अब किसी को हेपेटाइटिस होगी, तो हमें पता किस तरह चलेगा कि यह हेपेटाइटिस का मरीज़ है? अगर किसी और शख्स को कोई और बीमारी हो, हम कहें हेपेटाइटिस है, नहीं। इसकी क्या होती हैं? हमारे पास सिम्पटम्स होती हैं। सिम्पटम्स हमारे पास सबसे पहले सिम्पटम्स है जंडाइस बोलते हैं यरकान को। इसमें क्या होता है? बॉडी पीली पीली हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? पीला यरकान कहते हैं। इसी वजह से एब्डोमिनल पेन, पेट को बोलते हैं, तो ये क्या है? पेट में होने वाला दर्द है। लीवर इनलार्जमेंट, यानी कि लीवर इसमें क्या होता है? फूल जाता है। फिटेग, हमें थकावट महसूस होने लगती है। सम टाइम फीवर, इसमें कभी कभी बुखार होने लग जाता है। और ये जो होती है बीमारी, ये हल्की भी हो सकती है और सख्त भी हो सकती है, यानी कि मिल्ड और एक्यूट, या मिल्ड होगी या एक्यूट होगी। और ये बाज़ औक़ात अगर इसका हम इलाज ना करें तो ये लीवर के अंदर कैंसर पैदा कर सकती है। अब हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं।
बेसिकली हमारे पास हेपेटाइटिस की 7 टाइप्स होती हैं, 7 वेरियस टाइप्स होती हैं। उनमें से A, B, C हमारे पास कॉमन होती हैं, वेल नोन होती हैं, जो हमारे पास ज़्यादा जानी जाती हैं। तो A से G तक ये हमारी क्या होंगी, हेपेटाइटिस होंगी। हमारे पास हेपेटाइटिस A है, ये सबसे पहले दरियाफ्त होने वाली बीमारी थी, क्योंकि ये एक वायरस की वजह से हुई थी, ये इन्फेक्ट हुआ था, तो इसीलिए इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मली कॉल्ड एन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हुई थी तो इसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। अब ये बीमारी भी तो किसी वजह से हुई थी, किसी काज की वजह से हुई थी। हेपेटाइटिस हुई थी RNA वायरस की वजह से, RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस की वजह से, यानी कि जो इसका RNA था वो किसी इन्वेलप के अंदर नहीं था, उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, तो वो था नॉन इन्वेलप। अब ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल कैसे होती है, यानी कि ट्रांसमिट कैसे होती है, तो ये बीमारी ट्रांसमिटेड होती है, ट्रांसमिटेड बाय फिजिस इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी फिजिस के ज़रिए मुंतकिल होती है। इसको हम ओरोफिशियल ट्रांसमिशन कहते हैं। जिस तरह अब एक मक्खी किसी फीसिस पे जाके बैठती है, तो उस पे जाके बैठती है, उसके बाद वो हमारे फूड पे आके बैठती है, तो फिर जब हम वो फूड खाते हैं तो वो हम अपने मुंह के ज़रिए खाते हैं और वो हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, यानी कि वो हमारे मुंह के ज़रिए, ओरल कैविटी के ज़रिए जिस्म के अंदर गया, तो इसीलिए इसे ओरल फिशल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसकी इफ़ेक्टिव क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ये मिल्ड शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती। लेस विरुलेंट डिजीज़, ये कम ख़तरनाक होती है। अब इसका इलाज के लिए वैक्सीन क्या है, अवेलेबल है हमारे पास। अगर किसी को हेपेटाइटिस A हो जाए तो उसके लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो फिर अब हमारे पास है हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B को हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अब इसको सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खून में, इसको सबसे पहले खून में इसको दरियाफ्त किया गया था। हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ब्लड का एक पार्ट होता है, इसको सीरम बोलते हैं। तो सबसे पहले ये सीरम में हुई थी, ये बीमारी सीरम में हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया था, सीरम हेपेटाइटिस रख दिया था। ये सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस होती है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी भी तो कोई वजह होगी कि ये किस वजह से हुई है। तो ये भी हुई है काज्ड बाय DNA इन्वेलप्ड वायरस। हमने हेपेटाइटिस A की बात की थी, वो RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस के ज़रिए हुई थी, लेकिन पर ये जो है हमारे पास हेपेटाइटिस B है, ये किसकी वजह से हुई है, DNA इन्वेलप्ड वायरस के ज़रिए। यानी कि जो इसका DNA होता है वो एक इन्वेलप के अंदर बंद होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, यानी कि उसकी गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर ये कुछ ममालिक थे, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती थी। अब ये कॉमन थी एशिया में, चाइना में, फिलीपींस में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट एरिया में भी ये क्या थी, कॉमन थी हमारे पास। हमने इसकी काजेस तो बता दिए, लेकिन पर अब ये मुंतकिल किस तरह होती है, ये ट्रांसमिट किस तरह होती है। हेपेटाइटिस B ट्रांसमिट किस तरह होती है। हेपेटाइटिस B ट्रांसमिट होती है ये बॉडी फ्लूइड के ज़रिए। तो इधर हमारे पास सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ ब्लड। लोग जो होते हैं ब्लड डोनेट भी करते हैं और ब्लड क्या करते हैं, हासिल भी करते हैं। बाज़ औक़ात इसकी वजह से भी क्या होती है, हेपेटाइटिस B हो जाती है। ये सलाइवा के ज़रिए भी हो जाती है, सीरम के ज़रिए भी हो जाती है। सीरम मैंने पहले भी बताया आपको क्या होता है, ये ब्लड का अंदर पार्ट होता है, उसको सीरम बोलते हैं। ये फ्रॉम मदर टू चाइल्ड होती है, ड्यूरिंग बर्थ होती है, और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी मुंतकिल होती है। अब इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं। ड्यूरिंग अक्यूट अटैक, यानी कि जब हमारे पास किसी उस वायरस ने अटैक कर लिया तो हमारे पास उसकी सिम्पटम्स क्या होंगी, फिटेग यानी कि थकावट होगी, जॉन्डाइस वही यरकान, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि जो हमें उसमें भूख लगती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। अब इसकी इम्यूनाइजेशन है, क्या ये बीमारी किसी को एक दफ़ा हो जाए क्या वो दोबारा हो सकती है। क्या वो बंदा अगर ये किसी को ये बीमारी हो जाए क्या वो इससे सेहतयाब हो सकता है।
अब हमारे पास ये सवाल अक्सर आते हैं, तो अगर ये किसी शख्स को ये बीमारी हो जाती है तो इससे पर्सन क्या हो जाता है, जिस पर्सन को ही होती है, इन्फेक्टेड पर्सन होता है, वो कम्प्लीटली तौर पर रिकवर हो जाता है। क्या होता है, कम्प्लीटली तौर पर रिकवर हो जाता है और उसके अंदर इम्यून आ जाता है, बिकम इम्यून टू इट वायरस, यानी कि अगर वो वायरस दोबारा अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसको इम्यून कर लेगा, उसके खिलाफ मदाफत पैदा हो जाएगी और उस बीमारी को अपने अंदर पैदा ही नहीं होने देगा। तो इसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, पहले एक हेपेटाइटिस हुआ था, साइंटिस्ट जो थे इसको ना तो वो हेपेटाइटिस ए में इसका शुमार करते थे, ना ही हेपेटाइटिस बी में इसका शुमार करते थे। वो कहते थे कोई बीमारी है, ना तो वो हेपेटाइटिस ए है ना तो हेपेटाइटिस बी है। तो फिर बाद में उन्होंने इसका नाम हेपेटाइटिस सी रख दिया। तो फिर इसकी वजह क्या थी, काजेज़ क्या थी, काजेटिव एजेंट क्या थी? इसकी काजेज़ भी वही हेपेटाइटिस ए वाले थे कि इसकी काज थी काज बाय आरएनए वायरस, आरएनए नॉन इनवेलप्ड वायरस। तो फिर अब ये ट्रांसमिट किस तरह होती है? ये ट्रांसमिट होती है हेपेटाइटिस बी जिस तरीके से होता है, ट्रांसमिट होता है, उसी तरह ये ब्लड के ज़रिए हमारे जिस्म में ट्रांसमिट होती है। वही कि कोई शख्स ब्लड डोनेट भी करता है और हासिल भी करता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू चाइल्ड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो इसकी जो काज थी वो हेपेटाइटिस ए जैसी थी और जो इसकी ट्रांसमिशन थी वो हेपेटाइटिस बी जैसी थी। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ना तो इसको हेपेटाइटिस ए में शुमार किया ना तो हेपेटाइटिस बी में शुमार किया था। तो इसके इफेक्ट थे लेस सर्व देन ए एंड बी, यानी कि वो जो ये बीमारी है हेपेटाइटिस सी ए और बी से कम ख़तरनाक है। लेकिन पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये क्रोनिक बीमारी हो जा सकती है, क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है, मे लेड टू क्रोनिक लीवर डिजीज़, यानी कि अगर हम इसका सही तरीके से इलाज ना करवाएं तो ये लीवर में क्रोनिक डिजीज़ बन जाएगी और ये जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती रहेगी और इतना नुकसान पहुंचाएगी कि बाज़ औक़ात इंसान की मौत मौके हो जाती है। और इसके लिए हमारे पास HCV के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। अब हमारे पास हेपेटाइटिस डी है। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इसका एक नाम है और इसको डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। अब हमारे पास आगे है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई बी कैसे ट्रांसमिट होती है? हेपेटाइटिस ई बी हेपेटाइटिस ए की तरह ही ट्रांसमिट होती है। ये ट्रांसमिट होती है फीसिस के ज़रिए होती है, फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये किस तरह ट्रांसमिट होती है? इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के ज़रिए ये मुंतकिल होती है। अब इसके लिए वर्क किया गया था, मोस्ट रिसेंट वर्क किया गया था 2001 में वर्क किया था हल्बर और कॉकरोकर ने इसके ऊपर वर्क किया था और उन्होंने कहा था जो लोग पिग का गोश्त खाते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। पिग मतलब सूअर, जो लोग सूअर का गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनमें HCV की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो अब है हेपेटाइटिस F एंड G नॉट येट आइडेंटिफाइड एजेंट, यानी कि ये जो बीमारी है इसके जो एजेंट है वो अभी तक हम लोगों ने दरियाफ्त ही नहीं किए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा ये किस वजह से हो रही है। अब हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन है कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं, किस तरह हम इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो सबसे पहले हाइजेनिक मेजर्स, यानी कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के एरिया को बिल्कुल साफ़ रखें, हम अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को साफ़ रखें, इर्द गिर्द कोई गंदगी ना करें, तो इसकी वजह से भी हेपेटाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पास है रूटीन वैक्सीन, यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है और वो अपना रूटीन वैक्सीन को क्या करता रहे, लगवाता रहे, तो उससे क्या होगी, उसकी हेपेटाइटिस ख़त्म हो जाएगी। स्क्रीनिंग, यानी कि जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो फिर हमें देख लेना चाहिए सब पहले कि उसके ब्लड में ये हेपेटाइटिस की बीमारी है या नहीं है। बाज़ औक़ात डॉक्टर क्या करते हैं कि ये हेपेटाइटिस वाला जो खून होता है वो लगा देते हैं मरीज़ को,
तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। हमने सबसे पहले उस ब्लड की क्या करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, और उसके बाद ये ब्लड किसी को डोनेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह।